हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे गाइस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के थर्ड टॉपिक के बारे में, जो है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। विकास पर आनुवंशिकता और वातावरण या फिर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इस वीडियो में हम ये समझेंगे। हमारे दो टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं गाइस। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट मतलब बिल्कुल विकास का जो शुरू से हम लोगों ने बेसिक से पढ़ा है विकास के बारे में, और विकास के सिद्धांत, ये दो वीडियोस चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो सबसे पहले जाकर वो दो वीडियोस देखिए, और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड डू सब्सक्राइब अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो। आज का सेशन शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इस सेशन में हम करने क्या वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हेरिडिटी के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, जुड़वा बच्चों के बारे में, प्रकृति वर्सेस पोषण मतलब नेचर वर्सेस नर्चर की जो डिबेट है, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे कि इस वीडियो में आपको कितना समझ आया। ये बात आपको पता लगेगी उन प्रैक्टिस क्वेश्चन के माध्यम से। तो शुरू करते हैं गाइस। और अगर अभी तक आपने वो दो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ देखिए। सीडीपी फुल कोर्स बाय अनुभा के नाम से आपको चैनल पर एक प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी, या फिर आप सर्च कर सकते हैं सीडीपी फुल कोर्स बाय अनुभा स्टडी फैक्ट। तो वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बनाई गई है, और कुछ पहले की वीडियोस भी हैं, अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, चैनल पर मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं गाइस। हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या है अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। आनुवांशिक लक्षण जो बच्चों को उसके पेरेंट्स से जीन्स के द्वारा मिलते हैं गर्भाधान के समय, जो जितने भी जो जीन्स होते हैं वो जो ट्रांसफर होते हैं एक पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में, वो क्या कहलाते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये स्थानांतरित होते हैं, जैसे आई का कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, ये सब। मनुष्य में कितने 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं गाइज, याद रखिएगा 46 क्रोमोसोम, या फिर पेयर में बात की जाए तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। याद रखिएगा पेयर्स में पूछे तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, और जनरल नंबर में पूछे तो 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और आनुवांशिक लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं, ये बच्चों में उनके पेरेंट्स से गर्भाधान के समय जीन ट्रांसफर के समय नहीं मिलते हैं। आनुवंशिकता किसी भी विशेषता को पूरी तरह से निर्धारित नहीं करती है, बल्कि क्या करती है कि पर्सनैलिटी जो व्यक्तित्व है विकास के लिए आधार या क्षमता प्रदान कर देती है। जो हेरिडिटी है गाइस, वो क्या है, एक लिमिट सेट कर देती है। ये जो सेंटेंस है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाउ फार वी कैन गो, हम कितनी दूर तक जा सकते हैं, ये एक लिमिट सेट कर देती है। उसके बाद एनवायरनमेंट है, जिस तरीके से एनवायरनमेंट मिलेगा उसी तरीके से काम होता चला जाता है। लेकिन जो हेरिडिटी है वो एक लिमिट सेट कर देगी कि आप यहाँ तक जा सकते हैं, आप यहाँ हैं और आप यहाँ तक जा सकते हैं, एक लिमिट सेट कर देती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सेंटेंस कह सकते हैं, हाउ फार वी कैन गो, ये एक लिमिट सेट करेगी। और जो एनवायरनमेंट है, अगर एनवायरनमेंट हमें बहुत अच्छा मिल गया तो हम और ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाएंगे, और एनवायरनमेंट खराब मिला तो रिग्रेशन हो जाएगा, मतलब नीचे आ जाएंगे। फिर है एनवायरनमेंट क्या है, पर्यावरण अनेक वस्तुओं का समावेश होता है, लेकिन जीन्स के अलावा जितने भी पक्ष हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, वातावरण के अंतर्गत आते हैं। जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक, ये सारे जो पक्ष हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, वातावरण के। वातावरण बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीवन में, क्योंकि हेरिडिटी ने तो लिमिट सेट कर दी कि व्यक्ति यहाँ तक रहेगा, लेकिन अगर एनवायरनमेंट अच्छा मिल गया तो वो यहाँ तक पहुँच सकता है, यहाँ तक ये बीच में झूलता रहेगा ऐसे। लेकिन अगर एनवायरनमेंट मिला तो अच्छा मिला तो वो यहाँ तक पहुँचने की क्षमता रखता है। जैसे हाइट है, तो जब पेरेंट्स की हाइट अच्छी है तो आपने देखा है भाई बच्चों की भी हाइट अच्छी होती है। लेकिन अगर उनको न्यूट्रिशन नहीं मिला या उनकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छे से नहीं हो पाई है तो हो सकता है वो बौने भी रह जाए। बौने इन सेंस मतलब उनकी जो हाइट है वो उनके पेरेंट्स जैसी ना दिखे कि भाई ये भी बहुत अच्छे लंबे निकल गए, नॉर्मल रह जाए। तो गाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हेरिडिटी एक लिमिट सेट करती है, और एनवायरनमेंट क्या काम करता है, उस जो लिमिट है उसके इर्द गिर्द घूमने का और उसको और इन्हेंस करने का काम करता है एनवायरनमेंट। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक भी सीटेट का अभी तक एग्जाम नहीं छूटा जहाँ पर
ये हेरिडिटी से चीज़ें ना पूछी गई हो। अब हम बात करेंगे ट्विंस की। तो दो तरह के ट्विंस हैं, आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस। अब हम आइडेंटिकल ट्विंस समझते हैं। तो आइडेंटिकल ट्विंस क्या होता है गाइस, ये एक ही ओवा से जनरेट होते हैं। एक ही ओवा से जो दो बच्चे जनरेट होते हैं वो क्या है, आइडेंटिकल ट्विंस के अंतर्गत आते हैं। इनका जो लिंग है वो समान होता है, या तो गर्ल गर्ल होगी या फिर बॉय बॉय होगा। तो याद रखिएगा इनका जो लिंग होता है वो समान होता है और ये बच्चे जो हैं वो एक ही ओवा से जनरेट होंगे। ये देखिए, ये हम शक्ल टाइप कह सकते हैं इनको, कि इनका जो फेस है और जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है 100%, फिर भी जो है समान नहीं रहेगा। इनका जो लिंग होता है वो भी समान होता है, या तो दोनों बॉयज होंगे या फिर दोनों गर्ल्स होंगी। आप देख सकते हैं इस तरीके से पिक्चर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा अच्छे से कि ट्विंस में जो आइडेंटिकल ट्विंस है उनका जो लिंग है वो समान रहता है और हेरिडिटरी मटेरियल मोस्टली समान रहता है 100% नहीं। फिर है फ्रेटर्नल ट्विंस। ये दो ओवा से जनरेट होते हैं, दो अलग अलग ओवा से जनरेट होने के कारण इन्हें डाइजाइगोटिक कहा जाता है, और वो एक ही ओवा से जनरेट होते हैं इसलिए इनको मोनोजाइगोटिक कहा जाता था। इसमें जो बच्चे का लिंग है वो भिन्न भी हो सकता है, समान भी हो सकता है, और ये जो बच्चे हैं वो दो ओवा से जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, गर्ल गर्ल भी हो सकती है, बॉय बॉय भी हो सकता है, बॉय गर्ल भी हो सकती है। फ्रेटर्नल ट्विंस में लिंग समान रहने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। समान हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादातर केसेस ये रहते हैं कि एक बॉय और एक गर्ल होगा, दो अलग अलग ओवा से जनरेट होंगे। ये एक देखिए, ये एक भाई ये एक बहन, मतलब यहाँ पर जो ट्विंस हैं उनके जो लिंग हैं वो असमान होंगे। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। जो ट्विंस से भी क्वेश्चन गाइस हमेशा पूछा गया है अभी तक, तो प्लीज याद रखिएगा, आइडेंटिकल ट्विंस मोनोजाइगोटिक कहलाते हैं और फ्रेटर्नल ट्विंस डाइजाइगोटिक कहलाते हैं। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक पर आ गए, नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर ऐसे याद रख सकते हैं, हम कहते हैं ना भाई उसका नेचर नहीं बदलने वाला है, वो तो बहुत स्ट्रिक्ट है, उसका नेचर नहीं बदलेगा। तो जो नेचर है इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम रिलेट कर सकते हैं हेरिडिटी से, क्योंकि हेरिडिटी बहुत कम केसेस और बहुत रेयर केसेस, जो बिल्कुल आजकल तो भाई टेक्निक्स मेडिकल इतना आगे पहुंच गया है तो वो लिंक बदला जा सकता है। अदरवाइज हेरिडिटरी मटेरियल को हम मन चाह नहीं बदल सकते। जैसे हम अपनी ड्रेसेस चेंज कर लेते हैं वैसे हम हेरिडिटी को चेंज नहीं कर सकते, अपने लिंग को चेंज नहीं कर सकते। जो नर्चर है वो क्या है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है। तो नेचर स्टैंड्स फॉर हेरिडिटी एंड नर्चर स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंट। जो डिफरेंस या फिर जो कह सकते हैं डिबेट चलती है इनके बीच में कि भाई कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये दोनों ही अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेचर से आप समझ सकते हैं जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो क्या करता है, हमारे जो भी पर्सनैलिटी है उसको एनहेंस करता है, उसको बढ़ाता है। ये डीएनए का डायग्राम देख सकते हैं। नर्चर है, ये एनवायरमेंट है, जिस तरीके से एनवायरमेंट है उस तरीके से अपब्रिंगिंग होगी। ये एक माँ अपने बच्चे को लिए हुए, उस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे गाइज। बहुत छोटा सा सेशन था, आई होप आप लोग इस चीज़ को एंजॉय करा होगा और समझ में आया होगा आपको। 22 प्रकार के गुणसूत्र जो मेल एवं फीमेल में एक समान पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑटोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम या फिर एक्स वाई क्रोमोसोम, तो क्या कहलाते हैं, ऑटोसोम्स कहलाते हैं। 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो कि मेल और फीमेल में समान होते हैं। ये जो XX है ये फीमेल में पाया जाएगा और XY किस में, मेल में पाया जाता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि गुणसूत्र से हमेशा क्वेश्चन आता है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, सी टेट हो, आपका MP टेट हो, जो हमेशा इसमें क्वेश्चन ऐसे टॉपिक से पूछे जाते हैं। मानव में कितने जोड़ी, याद रखिएगा जोड़ी, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट में ही 46 दे दिया है तो हम बस भाई टिक कर देंगे 46, लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जोड़ी में। तो हमें याद रखना है कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ऑप्शन भी ये इस तरीके से देते हैं ना एग्जामिनर कि भाई बच्चा देखे और फर्स्ट ऑप्शन उसको आगे पढ़ना ही नहीं, उसको मतलब ही नहीं है। विकास उत्पाद है किसका, आनुवांशिकता का, पर्यावरण का, दोनों का, या दोनों में से किसी का नहीं। तो हम लोगों ने पढ़ा है आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का होता है, प्रोडक्ट है। हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ये जो स्टेटमेंट है ये वुड बर्थ द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट एक नवजात शिशु जो कि एक लड़की है उसमें गुणसूत्र पाए जाएंगे। तो अभी मैंने बताया था फीमेल में कौन से क्रोमोसोम पाए जाते हैं, XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं।
तो हमारा आंसर XX क्रोमोसोम बिल्कुल सही होगा। आई होप गाइज आपको इस छोटे से सेशन में इंफॉर्मेशन भी मिली होगी और पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। प्रकृति से डिनोट किया जाता है आनुवांशिकता को, पर्यावरण को, दोनों से या फिर दोनों में से किसी को नहीं। तो गाइज मैंने आपको बताया था नेचर, भाई आप याद रख सकते हैं हेरिडिटी, नेचर याद रख सकते हैं आप हेरिडिटी से, क्योंकि भाई उसका नेचर नहीं बदलने वाला है। इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। अगर कंफ्यूजन है और अगर आपको क्लियर है तो बहुत ही अच्छी बात है। वीडियो पसंद आएगा इस तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए और इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।